हेलो बच्चों, भूमिका ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार वापस से स्वागत है। आज हम 10th क्लास एसएसटी ज्योग्राफी के सिलेबस को कवर करने वाले हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी करी कि सर प्लीज 10th क्लास का कंटेंट भी आप पढ़ाइए ताकि हम लोगों को और सुविधा मिले पढ़ने में। इसी बेसिस पे मैं 10th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 को लेके आया हूँ, जिसका नाम है संसाधन और विकास। बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, चैप्टर पे आ जाएंगे हम लोग। संसाधन पहले मैं बता देता हूं, जैसे मैंने अपने 12th क्लास वाले लेक्चर्स में भी कहा है और अभी भी मैं बता देना चाहता हूं कि संसाधन का मतलब हो गया है रिसोर्सेज अंग्रेजी में। और संसाधन का मतलब ये है कि मनुष्य अपने उपयोग में लेने वाली प्रत्येक वस्तु, चाहे से वो पंखा हो सकता है, कार हो सकता है, एक पेन हो सकता है, जितनी भी चीजें मनुष्य अपने उपयोग में लेता है वो सब चीजें संसाधन कहलाती है। तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। यानी संसाधन प्राकृतिक संसाधन हो सकता है और उस प्राकृतिक संसाधन को ऐसे कृत्रिम संसाधन बनाने के लिए जो प्रौद्योगिकी उपलब्ध है उसकी बात की जा रही है। और जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है वो सारी चीजें हम संसाधन की श्रेणी में शामिल करते हैं। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक का ही ये डायग्राम आपको स्मार्ट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने संसाधनों का क्लासिफिकेशन कर दिया है। देखिए बच्चे, संसाधन प्राकृतिक हो सकते हैं और मानवीय संसाधन के रूप में हो सकते हैं, जिसमें प्राकृतिक संसाधन को हम दो भागों में बांटेंगे, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। नवीकरणीय योग्य का मतलब क्या है? ऐसा संसाधन जिसको हम वापस से रिसाइकल कर सकते हैं, एक बार उपयोग में लिया देन उसे कुछ टाइम बाद में वापस से उपयोग में ले सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे जल, जल का हमने एक बार उपयोग लिया, उसका यूज किया, वो नालियों के थ्रू बह गया, नालों से होते हुए नदियों, नदियों से होते हुए महासागर, महासागर से वापस से पानी बनता है, देन बादल बनते हैं और फिर वापस से बरस जाता है। तो जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन हो गया है। तो रिसाइकल वाले जो संसाधन है वो नवीकरणीय योग्य है। इसको दो टाइप से हम बांट सकते हैं, सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन हो गया है और जल हो गया है। जैव संसाधन की बात करेंगे। जैव संसाधन का मतलब हो गया ऐसा संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है, जीवन के कुछ अंश पाए जाते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन और वन्य जीव। यानी प्रकृति में पेड़ पौधे हो गए हैं, वो हमारे एक जैविक संसाधन के रूप में है, ये भी कभी खत्म नहीं होंगे। आज हमने लकड़ी काट ली है, देन वापस से हमने कोई वृक्ष लगाया, वो बड़ा हुआ, उसकी लकड़ी का वापस से उपयोग किया, देन वापस से हमने दूसरा वृक्ष लगा दिया, तो ये सतत चलता रहता है। वन्य जीव सेम ही प्रकृति का है, वन्य जीवों के अंतर्गत भी ये भी एक जैविक संसाधन है, ये भी सतत चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होंगे। तो इन संसाधनों को हम नवीकरण योग्य संसाधन के रूप में जानते हैं। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब हो गया जिन्हें हमने एक बार यूज लिया देन सामान्यतः वो खत्म हो जाया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का हमने एक बार यूज में लिया, देन पेट्रोल खत्म हो गया तो वो वापस से नहीं बन सकता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे संसाधन जिनको बनने में एक लंबी अवधि या फिर हजारों वर्षों का टाइम लग जाता है, ऐसे संसाधनों को हम अनवीकरणीय संसाधन के रूप में जानते हैं, जिसमें कोयला हो गया है, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया है, प्राकृतिक गैस शामिल है। ठीक है, इसको हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं पाठ्य पुस्तक के अनुसार, पुनः चक्रीय संसाधन और अचक्रीय संसाधन। तो पुनः चक्रीय में धातु हो जाएगा और अचक्रीय संसाधन के रूप में जीवाश्म ईंधन को हम शामिल कर लेते हैं। अचक्रीय का मतलब हो गया कि जिनका वापस से रिसाइकल हो ही नहीं सकता है, तो जीवाश्म ईंधन हो गया है, जैसे मैंने पेट्रोलियम बताया। तो पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। सेम ही कोयला है, कोयला हो गया है, तो कोयला भी एक जीवाश्म ईंधन के रूप में है, क्योंकि हम जानते हैं पेट्रोल और कोयला ऐसे संसाधन है या फिर इनकी बनने की प्रकृति कुछ ऐसी है कि हजारों सालों पहले कभी धरातल पे ये पेड़ पौधे और जानवरों के रूप में कभी व्याप्त थे, भूगर्भिक हलचल हुई, ये सब जमीन के अंदर धस जाते हैं, देन जो तापमान है उसकी वजह से और जो केमिकल रिएक्शन है उसकी वजह से ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनके प्रोसेस में एक लंबा टाइम लगता है। इस वजह से जब अब प्रेजेंट टाइम में जब हम इनको निकाल लेते हैं, का यूज करते हैं, तो इनको वापस से बनने में जो हजारों वर्षों का टाइम लग रहा है, इसी वजह से इसको हमने अचक्रीय संसाधन के रूप में जान लिया है। ठीक है, अब मानवीय संसाधन की बात करेंगे। तो मानवीय संसाधन में संरचनाएं और संस्थाएं हो सकती है, बहुत सारी संस्थाएं हो सकती है जिनको हम बनाते हैं।
जैसे हम किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो विद्यालय एक संस्था ही तो है। तो संरचनाएं और संस्थाएं हो सकती है और मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर भी हम संसाधनों को डिवाइड कर सकते हैं। हो सकता है कोई छोटी क्वांटिटी का कोई संसाधन हो और हो सकता है कोई बहुत बड़ा संसाधन हो, तो मात्रा और गुणवत्ता के बेसिस पे भी हम संसाधनों का डिवीजन कर सकते हैं। अब आगे आ जाएंगे संसाधनों का वर्गीकरण। देखो बच्चों, पाठ्य पुस्तक के अनुसार आपके संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार से डिवाइड किया गया है और यही आप लोगों से पूछा जाएगा। इस वजह से आपको इन सब टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का डिवीजन एक्सप्लेन करना है बोर्ड एग्जाम में। शुरू करते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक हो सकता है। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, उत्पत्ति के आधार पर जैविक कैसे हो गया? जैविक का मतलब हो गया जिनमें जीव होता है और अजैविक का मतलब हो गया जिनमें जीवन नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमने हमने धरातल के अंदर से हमने कोई लोह धातु निकाली, तो लोह धातु के अंदर जीवन नहीं होता है, इस वजह से वो अजैविक है। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैविक संसाधन क्या हो गया है, जैसे कोई वृक्ष है तो वृक्ष किस रूप में है? तो जैविक संसाधन के रूप में है। या फिर वन्य जीव जैविक संसाधन के रूप में, मनुष्य खुद भी एक जैविक संसाधन ही है। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक संसाधन हो सकते हैं। समाप्यता के आधार पे यानी समाप्त होने की कैटेगरी के आधार पे नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन हो सकते हैं। नवीकरणीय जैसे कि मैंने बताया था, जिनको वापस से रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे जल हो गया है, पवन ऊर्जा हो गया है, सौर ऊर्जा हो गया है, ये नवीकरणीय। या फिर नवीकरणीय की ये परिभाषा भी अपन शामिल कर लेते हैं कि ऐसे संसाधन जो प्रकृति में कभी खत्म नहीं होंगे। पवन, जैसे हवाएं चल रही है तो पवन ऊर्जा लगातार न जाने कब से चल रही है, हमेशा चलती रहेगी प्रकृति में, ये कभी खत्म नहीं होगी। सौर ऊर्जा में सूर्य की रोशनी हजारों सालों से हमारे पृथ्वी पे आ रही है और ये सतत चलती रहेगी, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन, ऐसे संसाधनों को हम कह रहे हैं। अनवीकरणीय योग्य संसाधन का मतलब क्या हो गया? ऐसे संसाधन एक बार यूज में लिया देन वक्त खत्म हो गए हैं, इन संसाधनों को वापस से हम रिसाइकल नहीं कर पाएंगे, जैसे पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस हो गया है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन व्यक्तिगत हो सकते हैं, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के हो सकते हैं। इनके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। विकास स्तर के आधार पे संभाव्य विकसित भंडार और संचित कोर्स के रूप में हमारे संसाधन हो सकते हैं। अब इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर जैविक, ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है, अर्थात सजीव प्रकृति से, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणीजात, मत्स्य जीवन और पशुधन, ये सब जैविक संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। अजैविक संसाधन ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैविक संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें हो सकती है और धातुएं हो सकती है। आगे चलेंगे हम समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण देखेंगे। देखिए, इसमें नवीकरण योग्य संसाधन है ऐसे संसाधन जिनको पुनः रिसाइकल कर सकते हैं, हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सके, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए सौर ऊर्जा हो गया है, जैसे कि मैंने समझाया था, पवन ऊर्जा हो गया, जल हो गया, वन और वन्य जीवन हो गया है। ये सारे संसाधन किस प्रकार के हैं? रिसाइकल योग्य, पुनः प्राप्त करने योग्य है, नवीकरण योग्य संसाधन है। उसके बाद में अनवीकरण योग्य संसाधन है। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भू वैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कोयला हो गया है, पेट्रोलियम हो गया है, यूरेनियम, परमाणु हो गया है, खनिज हो गया है या फिर धातु हो गया है। ये हमारे अनवीकरण योग्य संसाधन है। अब आगे चलेंगे हम। अब देखो बच्चों, स्वामित्व के आधार पर भी संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं हम। पाठ्य पुस्तक में आपके स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण दिया हुआ है। जैसे व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे संसाधन जिन पे मालिकाना हक किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का होता है। जैसे मेरा अपना एक बंगला है, उस बंगले में जितना भी रिसोर्सेज है, साधन है, जितने भी चीजें हैं, वो सब मेरी है, उसको मेरा पड़ोसी या कॉलोनी के दूसरे लोग यूज में नहीं ले सकते। तो संसाधन किस टाइप का हो गया है? व्यक्तिगत यानी पर्सनल संसाधन हो गया है। तो ऐसे संसाधन जिन पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, जैसे भूखंड हो सकता है, घर हो सकता है या फिर निजी संपत्ति हो सकती है, तो उसे हम व्यक्तिगत या फिर पर्सनल संपत्ति या फिर संसाधन के रूप में, पर्सनल रिसोर्सेज के रूप में हम जानते हैं। सामुदायिक स्वामित्व के संसाधन यानी ऐसे संसाधन जिसपे जितना हक मेरा है उतना ही आपका है और उतना ही हमारे पड़ोसियों का है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पब्लिक पार्क हो गया है,
तो पब्लिक पार्क में जितना मैं जा सकता हूँ उतना आप भी जा सकते हैं और उतना ही हमारे पड़ोसी भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार के संसाधन जिन पे सब लोगों का समान रूप से इक्वल अधिकार है वो सामुदायिक स्वामित्व की श्रेणी में आते हैं। पढ़ लेते हैं। वे संसाधन जिन पर समाज के सभी लोगों का नियंत्रण हो, जैसे चारागाह भूमि, तालाब हो सकता है, सार्वजनिक पार्क हो सकता है, खेल का मैदान हो सकता है, सामुदायिक स्वामित्व के अंतर्गत आने वाले संसाधन कहलाते हैं। अब राष्ट्रीय संसाधन के रूप में, तो राष्ट्रीय संसाधन किस प्रकृति के होंगे? देखो, ऐसे संसाधन जो किसी देश या देश की सीमा के भीतर भीतर सीमित हो या देश की सीमा के भीतर आते हो, ऐसे संसाधनों को हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे भारत देश है, तो भारत देश में जैसे पेट्रोल राजस्थान से निकल रहा है, तो ये जो पेट्रोलियम पदार्थ है इस पे जो नियंत्रण है या फिर मालिकाना हक है वो भारत देश का होगा, न कि किसी दूसरे देश का होगा, ना ही तो पड़ोसी देश का, ना ही अमेरिका का, ना किसी यूरोपीय कंट्री का होगा। तो ऐसे संसाधन जो कि एक देश की सीमा में होते हैं उस पर उसी देश का नियंत्रण होता है, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में जानते हैं। तो इसको पढ़ भी लेते हैं। किसी देश की राष्ट्रीय सीमा में आने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। फिर इसमें ये अंडरलाइन करके आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो समुद्री सीमा है, जिस देश से लगती हुई जितनी भी समुद्री सीमा है उसके 12 नॉटिकल मील यानी 22.2 किलोमीटर तक की समुद्री सीमा के भीतर भीतर जितने भी संसाधन आएंगे वो उन पर नियंत्रण और स्वामित्व उस देश का ही होगा। ध्यान रखना, 12 नॉटिकल मील की बात की जा रही है यानी 22.2 किलोमीटर। उसके बाद में हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन के रूप में बात करेंगे। तो ऐसे संसाधन जिस पर देश की राजनीतिक सीमा से लगभग जैसे 200 समुद्री मील की दूरी पे स्थित हो, यानी जैसे भारत से 200 समुद्री मील की डिस्टेंस हो, अमेरिका से 200 समुद्री मील की डिस्टेंस हो और समुद्री एरिया कोई हो, तो उस पर किसी देश का अधिकार नहीं होगा, वो फिर सभी देशों का समान रूप से माना जाएगा। तो ऐसे संसाधनों को हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब इधर आप लोग ध्यान रख लेना, नॉटिकल मील की बात की जा रही है। सामान्यतः 1 मील में 1600 मीटर की डिस्टेंस होती है। नॉटिकल मील में क्या होगा, 1800 मील की डिस्टेंस होती है, क्योंकि समुद्र का जो सीमा का जो आकलन डिस्टेंस का आकलन किया जाता है, क्योंकि समुद्र की लहरें आती है जाती है, तो इस हिसाब से उनका 1800 मील फिक्स किया गया है, यानी 1800 मीटर यानी 1 नॉटिकल मील। ठीक है बच्चों, इसको याद रखना। आगे चलेंगे, विकास स्तर के आधार पे संसाधनों की बात करेंगे। तो देखो, विकास स्तर के आधार पे हम संभावित संसाधन के रूप में जान सकते हैं वे संसाधन जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है परंतु भविष्य में उपयोग किया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा। देखो, हम पवन ऊर्जा का यूज करते हैं लेकिन इतनी क्वांटिटी में हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं जितना हमारे पास पवन की जो व्यवस्था है या फिर पवन की जो वेव्स चलती है उसके अनुपात में हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है और हम पवन ऊर्जा का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से पवन ऊर्जा को देखो संभावित संसाधन की श्रेणी में शामिल कर लिया है। देखो, पवन हवाएं हमेशा चलती रहती है और भारत एक ऐसा देश है जहां पर खाली एरिया है जहां पर हवाएं चलती है, जैसे जैसलमेर वाला इलाका हो गया, राजस्थान का पश्चिमी इलाका हो गया, तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है वो हो गया है। यहाँ पर पवन ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन हमारे पास उच्च प्रौद्योगिकी नहीं है जिसकी वजह से हम इस संसाधन को समुचित रूप से उपयोग में नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसा संसाधन किस श्रेणी में आ गया है, संभावित संसाधन की भविष्य में हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी और हम इस संसाधन का समुचित रूप से उपयोग कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल हो गया है पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा आप लोगों को पता ही है, समुद्र से आने वाला जो ज्वार भाटा है वो भी हमारे टरबाइन को घुमाने में सहायक होता है, लेकिन हमारे पास समुचित प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से ज्वारीय ऊर्जा का भी हम प्रेजेंट टाइम में अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हो सकता है हमारे पास इन फ्यूचर अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए तो हम ज्वारीय ऊर्जा का समुचित रूप से उपयोग कर पाएंगे। और फिर हो गया है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा का वर्तमान समय में बहुत ज्यादा वर्चस्व देखने को मिल रहा है। इसको गवर्नमेंट सब्सिडी के माध्यम से बढ़ा भी रही है और आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। हमारे घर में आने वाले जो लाइट के बिल है उसको कम करने में सौर ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो सौर ऊर्जा का भी इतनी क्वांटिटी में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं जितना होना चाहिए, तो इसको भी हमने किस संसाधन की श्रेणी में शामिल कर लिया है, तो वो है संभावित संसाधन। अब आगे चलेंगे, विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, यानी उनका आंकड़ा डाटा हमने एकत्रित कर लिया है और उच्च तकनीकी से संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है
और उच्च तकनीकी के माध्यम से उन संसाधनों का हम उपयोग भी कर रहे हैं। ऐसे संसाधनों को हम विकसित संसाधन की श्रेणी में शामिल कर लेते हैं बच्चों। अब हमारे पाठ्य पुस्तक में संसाधनों के विकास की चर्चा की गई है, तो जान लेते हैं संसाधनों का विकास का मतलब क्या हो गया है। तो शुरू करेंगे। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, तो सही बात है, हमारे जीवन में प्रत्येक चीज जिसका हम यूज कर रहे हैं वो संसाधन है, और संसाधन के बिना जीवन यापन नहीं हो सकता है। जैसे भोजन है, तो भोजन भी हमारे लिए क्या है बच्चों, संसाधन है। भोजन नहीं होगा तो हम जीवन यापन ही नहीं कर पाएंगे। जल है तो जल भी हमारे लिए संसाधन है। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास चाहे से साइकिल हो, चाहे से मोटरसाइकिल हो, चाहे से कार हो, या फिर बैलगाड़ी क्यों ना हो, वो सब हमारे लिए क्या है, संसाधन की श्रेणी में। तो मनुष्य के जीवन यापन के लिए संसाधन अति आवश्यक है। उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी संसाधन महत्वपूर्ण है। तो लाइफ ऑफ क्वालिटी की बात की जा रही है कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी संसाधन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चों। जैसे मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे पहले बैलगाड़ी से हम ट्रांसपोर्टेशन करते थे, तो हमारी लाइफ का जो स्टैंडर्ड है उतना अच्छा नहीं था। आजकल हम प्लेन के माध्यम से जयपुर से दिल्ली पहुंच जाते हैं, तो हमारी लाइफ में स्टैंडर्ड एक गुणवत्ता आ चुकी है, तो महत्वपूर्ण है। फिर ऐसे एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे पहले हम कभी आदिवासी टाइप में जंगलों में कभी रहते थे, हमारे पास खाने के लिए उचित प्रबंधन नहीं था, पहनने के लिए हमारे पास कपड़े नहीं थे, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी नहीं जानते थे, संसाधनों का अच्छे से उपयोग करना नहीं जानते थे। प्रेजेंट टाइम में हमारे पास फूड स्टोरेज की व्यवस्थाएं होती है, जैसे रेफ्रिजरेटर में हम हमारे जितने भी व्यंजन है उसको हम सुरक्षित रख लेते हैं 2-5 घंटे के लिए, या फिर 12-15 घंटे के लिए। इसी प्रकार से हमारे पास पहनने के लिए बहुत सारे वैरायटी वाले कपड़े अवेलेबल है, क्योंकि हम लोगों को उचित प्रौद्योगिकी का ज्ञान हो गया है। कपास से किस प्रकार से कपड़ा बनाया जाता है और कपड़े के किन किन रूपों को हम यूज में ले सकते हैं, इसके बारे में हमें ज्ञान हो चुका है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है संसाधनों का विकास। तो जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अतः संसाधनों का विकास आवश्यक है, परंतु विकास की इस प्रक्रिया में कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। अब देखो यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है कि जीवन की गुणवत्ता को बनाने के लिए संसाधन बहुत आवश्यक है, प्लस किसी भी देश के विकास के लिए भी संसाधन बहुत आवश्यक है। लेकिन संसाधनों का लगातार दोहन हम करते हैं तो उसमें कुछ समस्याएं भी हो सकती है, जिसको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का तेजी से ह्रास हो रहा है। तो क्या हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, कुछ लोग ऐसे हैं हमारे धरातल पे, हमारे देश में, या फिर हमारे किसी निजी क्षेत्र में, जिनका स्वयं का कोई पर्सनल या फिर निजी लालच है, जिसकी वजह से संसाधनों का अतिदोहन किया जा रहा है, जो कि हमारी प्रकृति के लिए सही नहीं है। उदाहरण के लिए, जैसे हमने हमारे जो फॉरेस्ट एरिया है जहां पर हमारे वृक्ष हुआ करते थे, उनको मनुष्य ने अपनी लालच, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, अपने लालच की संतुष्टि के लिए उन फॉरेस्ट एरिया, जंगली क्षेत्रों को काट कर उसको समाप्त कर दिया है, जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो गया है, और हमारा पर्यावरण का जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। तो कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का तेजी से ह्रास हो रहा है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में बट गया है। ठीक है, तो एक तो संसाधन संपन्न समाज हो गया है, और एक संसाधन विहीन समाज हो गया है। तो ये हम देखते भी हैं कि संसाधन पर केवल प्रेजेंट टाइम में कुछ पावरफुल लोगों के हाथों में ही संसाधन है, बाकी लोग उसका यूज नहीं कर पाते, सही तरीके से यूटिलाइज करने योग्य नहीं है। तो ये भी एक समस्या है। उसके बाद में संसाधन संपन्न समाज अर्थात अमीर वर्ग, और संसाधन विहीन का मतलब हो गया है गरीब। ठीक है बच्चों, जिस व्यक्ति के पास जितने संसाधन अवेलेबल होंगे वह उतना ही अमीर होगा, सीधी सी बात है। जैसे मेरे पास अगर संसाधन है तो मैं अपना बहुत अच्छा जीवन का स्तर बना पाऊंगा, ट्रेवल का बहुत अच्छा जो स्टैंडर्ड है वो बना पाऊंगा, मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में भेज पाऊंगा, मैं अपने जो पेरेंट्स हैं उनके लिए रहने के लिए और उनके लिए जीवन की मूलभूत जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो इजीली अवेलेबल करवा दूंगा। लेकिन अगर संसाधन विहीन व्यक्ति हूं तो मैं ना ही तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज पाऊंगा, ना ही मैं अपने पेरेंट्स को अच्छे से जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अवेलेबल करवा पाऊंगा। तो ये हमारे संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन समाज को प्रदर्शित करता है। तो ये कब होगा, जब संसाधन समाज के कुछ पावरफुल व्यक्तियों के हाथ में होगा और कुछ ऐसे व्यक्ति रह जाएंगे जिनके हाथ में संसाधन नहीं होंगे। तो नंबर 3 है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, तो ये हो गया है।
प्रेजेंट टाइम में हमने संसाधनों का अतिदोहन किया है, हमने जितने भी जंगल है उनको खत्म कर लिया है, हमने जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है उनको काट काट कर पत्थरों में कन्वर्ट करके अपने मकान बना लिए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रकृति का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा वैश्विक ताप है वो संकट पैदा हो रहा है, भूमंडलीय ताप का संकट पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो बर्फ जो जमी हुई है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर गर्म होने की वजह से पिघल रही है, जिससे हमारी पृथ्वी है वो अब जलमग्न होने की स्थिति में आ गई है। साथ ही अब हम पढ़ेंगे सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब हो गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें क्या होगा कि हमें संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना है ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम उनको बचा के रख सके। तो हम जान लेते हैं किस प्रकार से संसाधनों का हम उपयोग करेंगे। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है ऐसा विकास जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का मितव्ययता से उपयोग करते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को तो पूरा करे, साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों को बचा के रखे। इस प्रकार के विकास को हम सतत पोषणीय विकास का दर्जा दे देते हैं। देखो बच्चों, प्रत्येक देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है कि हम संसाधनों का उपयोग करें। हम जितना संसाधनों का उपयोग करेंगे वो देश उतना ही विकसित होगा, ये बात भी सही है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं उस क्वांटिटी में हमें संसाधनों को बचा के भी रखना है। ऐसा नहीं है कि पेट्रोलियम पदार्थ हमारे पास आज है तो हम उनका इतना उपयोग करें कि उनको 2, 5, 10 दिन में ही खत्म कर दे। ऐसा करेंगे तो फिर हमारे आने वाली पीढ़ियां क्या करेगी। इस वजह से जितने भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उनका हमें इस प्रकार से विवेकपूर्ण उपयोग करना है ताकि विकास स्तर को तो हम प्राप्त करें ही, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी भी उनका समुचित उपयोग कर पाए। इस व्यवस्था को ही हम क्या बोल रहे हैं, सतत पोषणीय विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर बच्चों, आगे चलेंगे। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन की बात करेंगे जो कि घटित हुआ 1992 में। बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में ये फेवरेट क्वेश्चन होता है कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 पे टिप्पणी कीजिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक बार हम समझ लेते हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका में एक ब्राजील देश है और इसका एक महत्वपूर्ण इसकी कैपिटल थी पहले रियो डी जेनेरियो। तो रियो डी जेनेरियो में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और इस बात पे मंथन करते हैं कि हमारे प्राकृतिक जो संसाधन है वो प्रेजेंट टाइम में खत्म होते चले जा रहे हैं। अच्छा, खत्म हो रहे हैं, साथ ही साथ इनसे जो हम इन प्राकृतिक संसाधनों का इतना क्वांटिटी में उपभोग कर रहे हैं जिससे कि हमारा पारिस्थितिक तंत्र है वो खत्म होता जा रहा है या पारिस्थितिक तंत्र विनाश की कगार पे आ गया है, जिससे आने वाले टाइम में हमें बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। तो इस अव्यवस्था से बचने के लिए हमारे वैश्विक स्तर पर 100 से अधिक देशों ने एक समिट का आयोजन किया और इस बात पर गहरा मंथन किया जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन 1992 के रूप में जानते हैं। तो पढ़ लेते हैं क्या हुआ था। देखिए, जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व पर उभरते हुए पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए और इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों यानी फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। तो देखो बच्चों कितना इंपॉर्टेंट हो गया। आप लोग इसको ऐसा का ऐसा ही लिख लें चाहे से। हमें क्या करना है बच्चों, हमें इन चीजों को अंडरलाइन कर लेना चाहिए जैसे इसमें दिखाया गया है। देखिए बच्चों, सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य हासिल करना है जिसका उद्देश्य है, देखो, समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व स्तर पर सहयोग। एक मिनट बच्चों रुकेंगे, एजेंडा 21 पे पहुंच गए हम गलती से, वापस से हम बैक होंगे। पृथ्वी सम्मेलन की बात कर रहे थे हम बच्चों, इसमें देखेंगे। देखो, जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्षों ने एकत्रित होते हैं। पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया।
रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों यानी फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लक्ष्य के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान करी। ये जो हमने अंडरलाइन किए हैं, इन लाइनों को आपको भी अंडरलाइन कर लेना चाहिए और यही हमारा आंसर राइटिंग में हमें शो भी करना है, लिखना भी है, ताकि एग्जामिनर पे ऐसे सकारात्मक प्रभाव पड़े और हमारे जो नंबर है वो कटे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, तो आगे चलेंगे। अब देखो बच्चों, एजेंडा 21 आपसे पूछा जाता है कि एजेंडा 21 क्या है। तो 1992 में जब 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने सम्मेलन किया, तब इन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार किया कि 21वीं शताब्दी तक हमें एक ऐसा विकास का लक्ष्य तय कर लेना है जिसमें हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो हम लोग प्रदर्शित कर पाए। तो क्या था एजेंडा 21? ये एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। ठीक है, यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार कर ले। कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको बस इस आंसर राइटिंग में यही लिखना है कि एजेंडा 21 में हमें विकास के ऐसे लक्ष्य हासिल कर लेने हैं जिसमें हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हम फॉर्मूला अपना चुके थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो रणनीति हम तय कर चुके थे, उसको अब इम्प्लीमेंट में लेके आना है, उसे हम क्रियान्वित करना है। इसी को हमने एजेंडा 21 कह दिया है। क्लियर है बच्चों? आगे चलेंगे। संसाधन नियोजन। अब देखो बच्चों, संसाधन नियोजन का मतलब क्या हो गया है? संसाधनों की प्लानिंग से है कि हमें संसाधनों का किस प्रकार से प्लान करना चाहिए। देखिए बच्चों, प्रत्येक देश में जो मिनरल्स है, खनिज है, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्वांटिटी में हो सकते हैं। जैसे राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जल कम मात्रा में है, तो इधर पूर्वी क्षेत्र में जैसे मेघालय राज्य है तो वहां पर जल ज्यादा है। तो हम किस प्रकार का प्लानिंग करें कि यहाँ राजस्थान में जल की पूर्ति हो जाए, तो इधर जो मिनरल्स है उनकी पूर्ति हो जाए, या फिर जो आधारभूत जो विकास है पूर्वोत्तर राज्यों में वो आराम से हो सके, खनिज मिनरल्स वहां पर हम अवेलेबल करवा सके। तो इस प्रकार का जो नियोजन है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? संसाधन नियोजन। तो भारत में संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है। यहाँ कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां न के बराबर संसाधन है। एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश। एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे झारखंड हो गया है, मध्य प्रदेश हो गया है और छत्तीसगढ़ हो गया है। ये ऐसे संसाधन हैं जहां खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम जो है वो बहुत मात्रा में हमें दिखाई दे जाते हैं। कोयला खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो आधारभूत संसाधनों का यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। फिर हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश राज्य में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो मूल विकास की यहाँ पर कमी है। लद्दाख की बात करेंगे। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से बेहद अलग है, परंतु यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से यह प्रदेश अपने आप में धनी है। यही वजह है कि भारत में राष्ट्रीय, प्रांतीय उपरोक्त वजह से भारत में राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक, स्थानीय स्तर पर संसाधन नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। आगे चलेंगे बच्चों। संसाधन नियोजन के सोपान की बात करेंगे। तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसके निम्नलिखित सोपान हो सकते हैं। कैसे? देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी हमें एक तालिका बनानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में संसाधन विकास योजनाएं लागू करनी चाहिए जिसमें उचित प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन का ढांचा तैयार करना, ये सारे लक्ष्य हमें शामिल करने चाहिए। फिर संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में हमें जो समन्वय है वो स्थापित करना चाहिए। देखो बच्चों, संसाधन विकास योजना और हमारी जो नेशनल जो हमारी
डेवलपमेंट जो प्लानिंग है उनमें समन्वय स्थापित करना चाहिए। तो ये संसाधन संसाधन नियोजन के सोपान है, ये आपके पाठ्य पुस्तक में से लिया गया है। ऐसा का ऐसा डाटा आपको लिखना पड़ेगा आंसर राइटिंग में बच्चों, ठीक है, कि संसाधन नियोजन के क्या सोपान हो सकते हैं। तो 1, 2 और 3 सोपान है जो हमें आपको आंसर राइटिंग में लिखना है, हमें इनको पढ़ना है, समझना है। सोपान का मतलब क्या हो गया है कि संसाधनों का किस प्रकार से नियोजन करेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे फर्स्ट में तालिका बना रहे हैं तो दूसरे में क्या है, उचित प्रौद्योगिकी और कौशल की बात कर रहे हैं, और तीसरे में क्या है, हमें जो राष्ट्रीय और जो स्थानीय जो योजनाएं हैं उनमें समन्वय स्थापित करना है। अब नोट करके लिख लेंगे विकास की शर्तें। किसी देश का विकास वहां उपलब्ध संसाधनों की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि संसाधनों की उपलब्धता के साथ प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, मानवीय संसाधन की गुणवत्ता, ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान होता है। उदाहरण के लिए अफ्रीका महाद्वीप संसाधनों की दृष्टि से एक संपन्न महाद्वीप है, परंतु प्रौद्योगिकी और नियोजन की कमी की वजह से यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। तो देखो बच्चों, शर्तों की बात करेंगे तो इसमें दिखाई दे रहा है आपको जो स्मार्ट बोर्ड है उस पे कि संसाधन विकास की कुछ शर्तें हैं। तो शर्त में क्या दिखाई दे रहा है हमें, तो शर्त में हमें यही चीज दिखाई दे रहा है कि किसी देश में संसाधन हो, संसाधन पर्याप्त मात्रा में हो, तो उससे देश का विकास नहीं होगा। तो विकास किससे होगा, तो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन तो अवेलेबल होने चाहिए, साथ ही साथ उसको उपयोग किस प्रकार से उपयोग करें, ये हमारे अंदर हमारे अंदर ये ज्ञान, ये कौशल होना चाहिए। हमारे पास इतना कौशल होना चाहिए कि उन संसाधनों का हम समुचित उपयोग कर पाए। संसाधन पड़े रहेंगे, जैसे हमारे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम मान लेंगे, जैसे हमारे भारत में राजस्थान में जैसे बहुत सारा सोना है। अब हमें पता है कि सोना बहुत मिलता है, लेकिन उस सोने को निकालने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो संसाधन हमारे लिए बेकार है। एग्जाम्पल के लिए था। इसी प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप दिखाई दे रहा है, तो अफ्रीका में जैसे सोना है या जो धातु है या फिर प्राकृतिक जो संसाधन है वो बहुत मात्रा में है, लेकिन वहां पर उपयुक्त कौशल का अभाव है। मानव संसाधन वहां पे इतना कौशल या स्किल्ड नहीं है कि वो उन संसाधनों का उपयोग कर पाए। इस वजह से जो अफ्रीका संसाधन है वो आर्थिक रूप से एक पिछड़ा महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। बाकी वैश्विक स्तर पर अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे तो संसाधन की दृष्टि से सबसे जो धनी जो महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है। अब आगे चलेंगे। संसाधनों के संरक्षण की बात की जा रही है बच्चों। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, उपभोग, अति उपयोग के कारण कई सामाजिक और आर्थिक पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है। अतः इन संसाधनों के बचाव के लिए संसाधनों का संरक्षण की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो बिल्कुल सही बात है बच्चों। देखो, वही बात की जा रही है कि विकास में संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का अगर हम विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, अति उपयोग करेंगे या फिर बिना प्लानिंग के उपयोग करेंगे तो उससे सामाजिक आर्थिक समस्या ये बिल्कुल होने वाली है और पर्यावरणीय समस्या स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगी। जैसे सामाजिक आर्थिक समस्या में क्या है, जैसे हम लोगों ने बात करी है, समाज के एक वर्ग के पास तो संसाधन बहुत सारा है, दूसरे वर्ग के पास संसाधन अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक समाज का वर्ग गरीब हो जाएगा और एक अमीर हो जाएगा, तो उनमें आपस में जो संघर्ष है वो स्वतः ही दिखाई दे जाएगा। तो करना क्या चाहिए, हमें संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए और उनके प्लानिंग या नियोजन पूर्ण उनका हमें उपयोग करना चाहिए। अब गांधी जी की बहुत महत्वपूर्ण एक कोटेशन है यहाँ पर, ये नोट कर लेना बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच की संतुष्टि के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। अर्थात पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, महात्मा गांधी जी कहते हैं। देखो क्या कहा है महात्मा गांधी ने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसा लालची व्यक्ति हूं जिसकी संतुष्टि नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं पहले आर्थिक रूप से कमजोर था, तो मैंने ऐसे सोचा कि मेरा एक स्कूल होना चाहिए, फिर मैंने एक स्कूल बना लिया। देन फिर मैंने सोचा कि चलो मेरा एक कॉलेज होना चाहिए, विश्वविद्यालय होना चाहिए, फिर मैंने एक विश्वविद्यालय भी बना लिया। अब फिर मुझे लगा कि विश्वविद्यालय काफी नहीं है, मेरे बहुत सारे विश्वविद्यालय शहर में होने चाहिए।
के बाद में शहर में मेरे बहुत सारे विश्वविद्यालय, फिर भी मेरी लालच की संतुष्टि पूरी नहीं हुई। फिर मैंने कहा ये पूरा शहर ही मेरा होना चाहिए। अब शहर भी मेरा हो गया, अभी भी मेरी लालच की संतुष्टि पूरी नहीं हुई। मैंने कहा ये पूरे शहर के साथ ये पूरा राज्य ही मेरा होना चाहिए। अब राज्य भी मेरा हो गया। अब देन मेरी लालच और बढ़ी और लालच और बढ़ गया और मैंने कहा ये पूरा जो देश है ना, ये पूरा देश ही मेरा होना चाहिए। अभी भी मेरी लालच की संतुष्टि पूरी नहीं होती है। देन मैंने कहा देश के साथ-साथ विश्व के जितने भी देश हैं, वो सब मेरे कंट्रोल में होने चाहिए। अब मान लेते हैं विश्व के पूरे देश भी मेरे कंट्रोल में आ गए, अभी भी मेरी लालच की संतुष्टि पूरी नहीं हुई और मैंने कह दिया कि अब पूरी पृथ्वी तो मेरे कंट्रोल में आ गई, अब मेरे को चाँद भी अपने कंट्रोल में लेना है। अब इन केस जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे चाँद भी मेरा हो गया। हो नहीं सकता लेकिन मान लेते हैं हो गया। अब मैं कहूँगा वो मंगल ग्रह है ना, वो भी मेरा होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हो गया, एक लालची इंसान होता है, उसकी आवश्यकताएँ कभी पूरी नहीं हो सकती चाहे कितने भी संसाधन हो जाए। हमें इतने संसाधन की आवश्यकता होती है जिसमें हमारा रोटी, कपड़ा, मकान ये समुचित व्यवस्था है, जिसमें हमारा एक उच्च स्तर का जीवन, जिसमें शिक्षा और हमारी जो व्यवसाय है वो सफिशिएंट होता है, कोई भी व्यवसाय हो चाहे से। लेकिन अगर हम लालची हैं तो फिर हमारे लिए जितने भी संसाधन है वो कम पड़ेंगे। यही बात महात्मा गांधी समझा रहे हैं कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता या लालच की संतुष्टि के लिए संसाधन पर्याप्त नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास, या फिर पर्याप्त ही नहीं है। महात्मा गांधी। तो याद कर लेंगे इस कोटेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। संसाधनों का संरक्षण की बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा की गई थी। अंडरलाइन कर लेना बच्चों, एग्जाम में पूछी जाएगी 110%। रोम ऑफ क्लब कब स्टेब्लिश हुआ, तो 1968। क्लियर है। फिर दूसरा 1974 यानी 1974 में सुमेसर के द्वारा स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक जो पुस्तक है वो जो कि गांधी जी के दर्शन की पुनरावृत्ति करता है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसने लिखी, तो सुमेसर ने लिखी। कब लिखी, 1974। तो ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद में 1987 में बटनलैंड आयोग के द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में योगदान दिया गया। बटनलैंड आयोग द्वारा कालांतर में हमारा साझा भविष्य और कॉमन फ्यूचर नामक पुस्तक का प्रकाशन भी किया गया। तो यहाँ से आपके वन लाइनर क्वेश्चन 110% बनेंगे। तो आपको बेटाओ ये आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन आपको बनाने चाहिए कि रोम ऑफ क्लब कब स्टैब्लिश्ड हुआ, तो 1968। क्लियर। सुमेसर ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल। कब लिखी, तो 1974। बटनलैंड आयोग द्वारा जो बटनलैंड आयोग की थीम पर जिस पुस्तक का निर्माण किया गया वह पुस्तक कौन सी थी, तो हमारा साझा भविष्य और कॉमन फ्यूचर। अच्छा, बटनलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की, तो 1987 में सबमिट की। क्लियर है। तो ये आपको बेटा नोट्स फॉर्म में ऐसे कैसे लर्न करने ही है। इसमें से 110% क्वेश्चन पुटअप होते हैं बच्चों। आगे चलेंगे। भूमिका ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे कमेंट और मैसेज आए थे मेरे पास कि 10th क्लास एसएसटी के वीडियो भी सर प्लीज बनाइए ताकि हम लोगों की स्टडी में मदद हो पाए। इस वजह से मैंने ये पहला वीडियो लेक्चर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था, जिसमें हमने 10th क्लास की ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को कवर किया है, जिसमें हमने संसाधन और उसके विकास की बात करी है। आई होप मैंने बहुत ही समराइज करके इस चैप्टर को पूरा किया है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह से चैप्टर्स के वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों की सेवा करता रहूं। थैंक यू सो मच। गुड बाय।